हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको हमारे YouTube चैनल इजी एकेडमी में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले 3 क्लास किया है और एकदम बेसिक से फिजिक्स का जो पहला पार्ट है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश का चैप्टर चल रहा है, उसमें हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग अपने अगले क्लास को चालू करते हैं, यानी कि स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। और साथ ही साथ लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल सके। तो साथियों, हम लोग चलते हैं बिना देरी किए अपने आज के क्लास की ओर। हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके थे वैद्युत क्षेत्र का गणितीय निरूपण। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गणितीय निरूपण हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोग चलेंगे, यानी कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग गणितीय निरूपण को देखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर या किसी एक आवेश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। तो साथियों, जिस प्रकार से वैद्युत बल यानी कि कूलाम के नियम से हम लोगों ने ज्ञात किया, वैद्युत बल जिस प्रकार से अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, वैसे ही आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। तो चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक अभी हमने बताया कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हम लोग इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और एक एक करके जो चीज़ें होगा उसको अपने नोट्स पर भी नोट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों का टॉपिक है अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश Q है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q है। इस बिंदु आवेश Q पर अनेक आवेशों के कारण, जैसे पर यहाँ पे कोई आवेश Q1 है, यहाँ पर कोई आवेश Q1 हो गया, यहाँ पर कोई आवेश Q2 हो गया, कोई आवेश Q2 हो गया, यहाँ पर आपका कोई आवेश Q3 हो जाए, Q3 हो गया, इस बिंदु पर आवेश आपका Q3 हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस बिंदु पर क्या हो जाए, आवेश Q3 है। और इसी क्रम में हम इधर देखें तो आवेश हमारा क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर Q4 हो जाएगा। अनेक, इसमें कितना भी आवेश हो सकते हैं, हम इसको कितने भी आवेश से दर्शाया जा सकता है कि ये कितना भी आवेश होगा, इस सभी बिंदु आवेशों के कारण ये बिंदु आवेश Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। हम लोग इसी फार्मूले को आज बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, अब क्या होता था, हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने कैसे ज्ञात किया था, आइए देखते हैं कैसे ज्ञात किए थे हम लोग। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, अब देखिए Q1 जो है, Q1 इससे Q की दूरी जो है वो R1 मान लीजिए कि R1 है, ठीक। अब जो Q2 है, इससे बिंदु Q की दूरी जो है ये R2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये दूरी हो जाएगा R3 और ये दूरी हो जाएगा R4 और ये जो दूरी हो जाएगा वो R5 हो जाएगा। यानी कि 5 बिंदु आवेश है और पांचों बिंदु आवेशों से इस बिंदु की दूरी दे रखा है। तो इस बिंदु पर कुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। अब इसमें से मान लीजिए कि कुछ पॉजिटिव आवेश हैं और कुछ मान लीजिए कि निगेटिव आवेश भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ निगेटिव चार्ज भी हम ले सकते हैं। अब यहाँ सभी बिंदु आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक हम लोग निकाल चुके हैं। E बराबर क्या होता है, E बराबर हम लोग का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है Q अपान R का स्क्वायर। ये होता है हम लोगों का
किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक। ये हम लोग कल के अपने वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तो एक बिंदु आवेश है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु आवेश दिख रहा है, Q1 है, Q2 है, Q3 भी है, Q4 है, Q5 है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ से, अब देखिए अब Q1 के कारण हमको निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम निकाल सकते हैं इसी क्रम में। Q1 के कारण अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा तो हम अपना कैसे निकालेंगे, देखिए Q1 के कारण मान लीजिए कि E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु Q पर होगा। तो कैसे होगा E1, देखिए तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, 1/4πε0 होता है इंटू जो आवेश होता है Q1 बटा में R1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q1 बटा में R1 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमें Q2 के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। तो कैसे निकालेंगे, हमारा जो E2 होगा, Q2 के कारण मान लीजिए कि E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E2 बराबर हम फिर ऐसे ही करेंगे 1/4πε0 इंटू आवेश जो दिया है Q2 बटा में R का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन मानते चले इसको, समीकरण 1 समीकरण 2, इसी तरीके से अगर हम तीसरे बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा Q3 बटा में R3, ये R2 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे R3 जो दूरी है उसका स्क्वायर कर लेंगे हम। इस तरीके से ये हमारा समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम चौथे आवेश के कारण E4 निकालने चलते हैं, E4 तो क्या होगा, फिर हमारा इसी तरीके से फार्मूला आएगा, यानी कि ε0 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, इंटू में आपका हो जाएगा Q4 अब बटा में R4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बारी बारी से क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी बिंदु आवेशों के कारण तीव्रता इस बिंदु पर निकालते जा रहे हैं। अब क्या होगा, Q5 यानी कि Q5 के कारण, यानी कि पांचवा जो आवेश है Q5 के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। तो 1/4πε0 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा Q5 बटा में आपका क्या हो जाएगा R5 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 5वां, यानी कि समीकरण 5वां। अब देखिए हमने बिंदु P पर क्या किया, हमने बिंदु P पर Q1 के कारण तीव्रता, Q2 के कारण तीव्रता, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण हमने बारी बारी से तीव्रता ज्ञात कर लिया। तब अब इस बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता क्या होगा। तो साथियों हम लोग क्या करेंगे, इसको बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल परिणामी तीव्रता क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल परिणामी तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की कुल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर, हम लोग क्या मान लेंगे, परिणामी तीव्रता E बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है। अब जितने बिंदु आवेश हैं, देखिए यहाँ पे हम लोगों का कौन कौन सा आवेश ऋणात्मक है, Q3, तो यहाँ पे माइनस रख सकते हैं। यहाँ पे Q4 है तो हम यहाँ पे Q4 भी रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो परिणामी तीव्रता होता है किसी बिंदु पर, समझ में आ रहा है, जो परिणामी तीव्रता है वो क्या होता है, सभी बिंदु आवेशों के कारण जो तीव्रताएं निकलती है अलग अलग, उन सभी तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि E1 प्लस E2 प्लस क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 क्या हो जाएगा, E5 डॉट करके अगर n तक बिंदु आवेश रखे हो तो आप En तक लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ तक हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा, En तक हो जाएगा।
तो अब ई एन तक जब परिणामी तीव्रता हमारा हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का परिणामी तीव्रता ई एन तक हो जा रहा है। तो ई एन तक जब हमारा परिणामी तीव्रता हो जा रहा है साथियों, तो क्या करेंगे हम, इससे क्या मालूम पड़ रहा है हम लोग का, इससे हम लोग का क्या मालूम पड़ रहा है, इससे हम लोग का ये मालूम पड़ रहा है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेशों के कारण हो रहा है वो अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण निकले हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम अनेक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर ई1 का मान रखिए 1 बटा में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटा में R1 का स्क्वायर हो जाएगा, एन होगा। फिर जब दूसरा रखेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा Q2 और बटा में क्या हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में 4 पाई, यानी कि जब यहाँ पे हम E2 का मान रखते हैं तो E2 बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटा में R2 का वर्ग। अब प्लस करके डाट डाट करके हम यहाँ तक 5 गो बिंदु आवेश है तो हम पांचवा का लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q5 और बटा में क्या हो जाएगा Q5 बटा में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है जिसके साथ ऋण का चिन्ह है, 3 वाले के साथ था और किसके साथ था 4 वाले के, जिसके साथ ऋण का चिन्ह है उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, चिन्ह के साथ रखेंगे। और यहाँ पे R5 का हमने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। तो देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, सब में आपका क्या कॉमन मिल रहा है, आपको सब में ये दिख रहा है कि 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमको परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हम कर सकते हैं, सब में से कॉमन कर सकते हैं 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए यहाँ बच गया आपका Q1 बटा में R1 का स्क्वायर और क्या हो गया प्लस यहाँ केवल क्या बच जा रहा है Q2 बटा में R2 का स्क्वायर बच जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q3 माइनस में था तो हम यहाँ माइनस में लिख सकते हैं Q3 बटा में R3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पे आप प्लस करके लिख सकते हैं Q5 बटा में R5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा जब कॉमन कर लेंगे सब में से जो चीज़ें कॉमन है वो, यानी कि आवेश और दूरी का वर्ग, आवेश और बटे में दूरी का वर्ग और चिन्ह के साथ रख करके बीजगणितीय योग करेंगे। तो जो हमारा क्या हो रहा है, ये परिणामी तीव्रता हो रहा है, जो हमारा ये परिणामी तीव्रता हो रहा है, परिणामी तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर। अब क्या करेंगे इसको, ये सब देख रहे हैं कि आवेश का क्या हो रहा है और दूरी का, आवेश बटा यानी कि Q बटा R का सिग्मा हो रहा है, Q बटा R का क्या हो रहा है जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ के चिन्ह को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो हमारा परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका योग हो रहा है, किस चीज़ों का योग हो रहा है जी, यहाँ पे हमारा योग हो रहा है Q अपान R का, Q अपान R का क्या हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है कहाँ तक जा रहा है। अगर I बराबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमको N तक जा रहा है, यही ना जी। सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा Q बटा में R करेंगे, I बराबर N, I बराबर कहाँ तक चले जाएंगे N तक, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होती है हमारा ये निकलता है। तो आप लोगों को ये अनेक बिंदु आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा ये फिगर हम लोग का इधर हो गया है जिसको हमको उधर करना था, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिगर को पहले समझे थे, बात समझना रहा जी। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ से, अब हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं लिखित रूप में कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे इसको, क्या होता है। तो आप लोग लिख लीजिए अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे
अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो क्या बताएंगे हम लोग कि किसी बिंदु पर अनेक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता उन बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु पर, इसके हम लोग जवाब में क्या लिखेंगे, तो देखिए किसी बिंदु पर हम लोग इसके जवाब में लिखेंगे कि किसी बिंदु पर अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अनेक बिंदु आवेशों के कारण, क्या लिखे हम लोग कि किसी बिंदु पर अनेक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। देखो, किसी बिंदु पर अनेक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग क्या हम लोग लिखा है कि किसी बिंदु पर अनेक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या हम लोगों ने लिखा कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि किसी बिंदु पर, यहाँ पे छूट गया है दोस्तों बिंदु, सॉरी, यहाँ पे आप लोग बिंदु लगा लीजिएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या है कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो हम लोग इसके जवाब में क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु पर अनेक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम लोगों का फार्मूला क्या हो जाएगा, हम लोगों का फार्मूला क्या हो जाएगा,
मान लीजिए कि अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न, क्या लिख लेंगे कि माना अलग 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 बिंदु आवेशों के कारण बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, क्रमशः E1, E2, E1, E2, E3, E4 तथा E4 तथा न लिख करके आप इसको क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट करके आप चल सकते हैं En तक, En हो तब अलग अलग उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3, E4 डॉट डॉट En हो, तब उस बिंदु पर, यानी कि जिस बिंदु पर तीव्रता पूछा जा रहा है, तब उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता हो, तब परिणामी तीव्रता, तब परिणामी तीव्रता E क्या होगा, तब परिणामी तीव्रता E हम लोग लिखे हैं कि E हम लोगों का क्या होता है, परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा आपका, परिणामी तीव्रता E बराबर अलग अलग तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट डॉट करके आप जहाँ तक दिया है En तक चले आइए, En यही हम लोगों का क्या है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनेक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही हम लोगों का क्या है, व्यंजक है। तो हम लोग इसे बेहतरीन तरीके से लिख करके समझे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता यानी कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाता है, आपको वो फार्मूला ये दिया गया। हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से इस पेज पर भी समझे हैं कि अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग कल बिंदु आवेश के कारण फार्मूला सिद्ध किए थे। आज हम लोग अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए समझ लिए। अब हम लोगों का इस क्रम में अब हम लोगों का क्या है, अगला टॉपिक आपको दिया जा रहा है स्थिर, क्या दिया है, परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक वैद्युतशीलता। इस चैप्टर में एक टॉपिक है परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक वैद्युतशीलता के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या होगा, आपको ये बताया जाएगा, आपको ये बताया जा रहा है कि परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक वैद्युतशीलता में, देखिए परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक वैद्युतशीलता, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कूलाम बल को एक बार निर्वात में हम लोग ज्ञात करते थे और किए भी हैं, और एक बार किसी माध्यम में बिंदु आवेशों को रखा जाए, स्थिर बिंदु आवेशों को, तब हम लोग वैद्युत बल कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वायु में स्थित दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत बल का फार्मूला लिखते हैं साथियों। तो क्या होगा, परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक वैद्युतशीलता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वायु या निर्वात में स्थित, वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा निर्वात में स्थित, वायु अथवा निर्वात में स्थित वायु अथवा निर्वात में स्थित बिंदु आवेशों के बीच
के बीच कार्यरत बल, क्या हम लोग लिखे, वायु अथवा निर्वात में स्थित बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल। हम लोग कूलाम के नियम से क्या जानते हैं, इस स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला होता है, कूलाम के नियम से हम लोग लिखेंगे, क्या होता है, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हम लोगों ने स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि ये बल वायु या निर्वात के लिए मान लीजिए कि हम लोग इसको ए से दर्शाया जाए बल को, तो क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर आप लिख सकते हैं 1 में होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है के जगह पे इसमें हो जाता है 1, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है और उनके बीच की दूरी r होता है तो r का स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा होता है वायु या निर्वात के लिए बल, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी के परावैद्युतांक में स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगला हम लोग निकालेंगे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में। देखिए के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल या वैद्युत बल, कार्यरत बल। अब माध्यम हो गया स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो क्या होगा, इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं F को दर्शाया जाएगा, और F को दर्शाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये माध्यम है, माध्यम परावैद्युतांक वाला है, क्या हो गया, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आप लोगों का माध्यम आ गया। तो अब क्या होगा, देखिए हम लोग क्या इसका लिख सकते हैं, इसको दर्शाएंगे हम लोग FM, इस बल को हम दर्शा सकते हैं F, और इसको माध्यम है तो इसको हम इस बल को लिख सकते हैं FM से। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यही के जो होता है इस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब क्या हो जाएगा, वो अपान में Q1 Q2 और अपान में R का स्क्वायर, हर चीज़ सेम है, आपको दिख रहा है कि जो समीकरण 1 में है वो समीकरण 2 में है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक वैद्युतशीलता को समझेंगे, क्या होता है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की हम तुलना करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। क्या करना है अब हम लोग को, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर हम लोग आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर माध्यम में परावैद्युतांक नहीं है, यानी माध्यम वायु या निर्वात है, तो एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ अगर ऐसे हो जाता है तो हम इसी समीकरण को ऐसे भी लिखते हैं, जो FM हो जाएगा, आपका बल हो जाएगा माध्यम का 1/4 पाई एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन हो जाता है, इंटू क्या हो जाता है Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर हो जाता है। यानी कि यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू के जगह पे केवल एप्सिलॉन आया, ये माध्यम का क्या है, वैद्युतशीलता, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हम भाग करेंगे, अगर दोनों माध्यम यानी कि दोनों हम क्या करेंगे, समीकरण से भाग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर भाग किया जाए तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या था, FA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटा में R का
स्क्वायर था। अब भाग करिए, समीकरण 1 हो गया ये, और समीकरण 2 हम लोगों का ये है एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 Q2 बटा में आर का स्क्वायर। दोनों समीकरण हम लोग का यही है। अब हमको भाग करना है, तो भाग कैसे होगा, एफ ए में भाग कर देना है एफ एम से। तो हमारा बचेगा क्या, अब देखिए बच क्या रहा है हम लोगों का, 1/4 पाई एप्साइलन नाट है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्साइलन नाट है, और बटा में इसमें भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नाट इंटू यहाँ भी है Q1 Q2 और बटे में आर का स्क्वायर, और सबके बटा में क्या हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 1/4 पाई 1/4 पाई, यहाँ से ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ क्या बचा, एफ ए जो है और बटा में आपका क्या है एफ एम है, एफ ए बटा में एफ एम हो जाएगा, ये ए है। अब देखिए ये बटे का बटा है तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका बच रहा है यहाँ पे क्या एप्साइलन नाट बटा में एप्साइलन, एप्साइलन नाट बटे में क्या हो जाएगा एप्साइलन हो जाएगा, इस तरीके से। अब हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग यहाँ पे पीछे अभी आए तो क्या पढ़े थे, देखिए यहाँ पीछे वाले पेज पे हम लोग अभी समझे कि जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने के जगह पे यानी कि एप्साइलन नाट इंटू के बराबर होता है हम लोगों का क्या एप्साइलन, अगर हम केवल के का मान देखें तो के बराबर एप्साइलन बटा में हमारा हो जाता है एप्साइलन नाट। यही जो होता है माध्यम का परावैद्युतांक, अगर के ज्ञात करना होगा तो आप माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा, तो माध्यम का परावैद्युतांक कैसे निकलेगा, माध्यम की वैद्युतशीलता और बटा में निर्वात की वैद्युतशीलता, इससे हम निकाल सकते हैं किसी माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आया क्या है हम लोगों का एप्साइलन, और क्या हो जाए एप्साइलन बटा में एप्साइलन नाट होना चाहिए ना हम लोग का, यहाँ से एप्साइलन ये एफ एम वाला में, यहाँ भी हम लोग से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों समीकरण में हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम लोगों का एप्साइलन नाट है और यहाँ पे हम लोग का एप्साइलन था, यही ना था। तो हम लोगों का इस हिसाब से यहाँ पे क्या है एप्साइलन, तो एप्साइलन ऊपर चला जा रहा है और नीचे एप्साइलन नाट है। अब इसके जगह पे हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ए और बटा में एफ एम, एफ एम। अब ये देखिए ये क्या है एप्साइलन बटा में एप्साइलन नाट, इसके बराबर में क्या हो जाता है के, अभी हम लोग पीछे देख के आए, एफ ए बटा में एफ एम बराबर एप्साइलन बटा में एप्साइलन नाट बराबर के होता है। हम इस तरीके से अपने परावैद्युतांक को ज्ञात कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है। इसके आगे अब हम लोग को स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, तो स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम करेंगे तो हम जानते हैं साथियों कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, यानी कि वैद्युत बल F जो होता है एफ ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्साइलन नाट इंटू Q1 Q2 और बटा में R का स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये होता है हम लोग का स्थिर वैद्युत बल, इसे हम क्या कहते हैं स्थिर वैद्युत बल है, ये स्थिर वैद्युत बल। और क्या होता है हम लोग का आगे, स्थिर वैद्युत बल हो गया। अब कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी बराबर आपका क्या हो जाएगा जी m1 m2 और बटा में क्या हो जाता है आर का स्क्वायर। ये आपका जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब देखिए इसी दोनों बल की तुलना करना है हमको, वैद्युत स्थिर वैद्युत बल का और गुरुत्वाकर्षण बल, इस दोनों बलों की तुलना करना है। जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ आई बटा में एफ जी करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे हमारा क्या होता है बच जाता है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत स्थिर वैद्युत बल, दो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लीजिए, उसके बीच वैद्युत स्थिर बल आपको निकालना हो गया, स्थिर वैद्युत बल निकालना होगा। फिर आपको दो प्रोटॉनों के बीच अगर आपको निकालना पड़े गुरुत्वाकर्षण बल
या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच निकालना पड़े, यानी कि दो प्रोटॉनों के बीच निकालना पड़े तो इसके लिए अलग होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को आगे समझने वाले हैं कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या संबंध होता है, क्या तुलना होता है, ये कितना गुना किससे होता है। ये हम लोगों को मालूम है कि ये स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को रिवीजन करिएगा और अपने नोट्स को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ा क्या है, आपका मेहनत का फल देगा। रिवीजन जितना करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही है साथियों, नमस्कार।